हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग की दुनिया में। तो साथियों, आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है सभी एएनएम 10,709 वाले कैंडिडेट के लिए। तो गाइस, आज का जो क्लास है ये फर्स्ट रहने वाला है परिभाषा, यानी कि यूनिट 1 से आप सभी को जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी को एक नोट्स बना के आप सभी का क्लियर किया जा रहा है। तो आज का जो क्लास है ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट परिभाषा, यानी कि आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसी का आप सभी को ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी सब्जेक्टिव करने के बाद ऑब्जेक्टिव उसमें से खुद ब खुद कितना भी ऑब्जेक्टिव निकलता है तो वो आप कर लोगे। ये क्लास एएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड इसके साथ ही एएनएम 10,709 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ से ना जाए, वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलते हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले साथियों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बिना किसी देरी का सबसे पहले आप तक पहुँचोगे साथियों। तो समय को ना गवाते हुए चलते हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास फर्स्ट देखते हैं। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आपको यूनिट वन यानी कि देख लीजिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक्स का आपको पीडिया क्या है इससे लेकर मैं आप सभी को बता दी थी कि आप सभी को जीरो से हीरो। ठीक है साथियों, तो फाइनली यहाँ पे नोट्स कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, ठीक है, तो सभी को एक लाइन देखते हुए चलना है। इससे आप सभी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। आप सभी को स्पेशल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान ज़्यादा नहीं भी देना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप 2-4 याद करोगे उसका राइट आंसर होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग सब्जेक्टिव कर लेते हो तो इसमें से 2-4 जो भी ऑब्जेक्टिव निकलेंगे वो सब आप सभी का जो है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पीडियाट्रिक्स, यानी कि आप सभी को पीडिया का मतलब पता होना चाहिए। पीडिया का मतलब ही होता है चाइल्ड, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। बाकी पीडियाट्रिक्स जो है किन तीन यहाँ पे वर्ड से मिलकर बना है, इसको आप सभी देख सकते हैं। पीडिया मतलब चाइल्ड, देख लीजिए सारा यहाँ पर जो है ब्रांच ऑफ साइंस किस प्रकार यहाँ पे पीडियाट्रिक्स कहाँ से निकल के आया। अब जो है दोस्तों, हमें पीडियाट्रिक्स क्या है, ठीक है, तो इसका परिभाषा सबसे पहले हम सभी को पता होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट, इसका कोई मतलब नहीं बनता है लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पीडियाट्रिक का मतलब जान लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें बच्चों की देखभाल, बच्चों की ग्रोथ यानी कि वृद्धि, डेवलपमेंट एवं उनके रोगों के उपचार संबंधी अध्ययन किया जाता है। जब ठीक है उसका स्टडी किया जाता है उसे हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब हम सभी देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है कितने, तो 7 चरणों में इसे बांटा गया है। ठीक है, तो 7 चरण, इसका कौन कौन सा 7 गो स्टेज है, 7 स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज जो है ये देख लीजिए, बर्थ टू 28 डेज, यानी कि जन्म से लेकर 28 दिन के बच्चे को हम क्या कहेंगे। तो 28 दिन के बच्चे को इस प्रकार आपके जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो आपको अगर ये पता होगा तो ये सातों अगर आपको याद होगा तो इन सातों में से कुछ भी अगर पूछता है तो आप इजी वे में उसका आंसर कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं बर्थ टू 28 डेज, तो उसको हम न्यूनेट कहते हैं। बर्थ टू 1 ईयर्स एज इन्फेंट, यहाँ पर जो है फ्रॉम 1 ईयर्स टू 3 ईयर्स, 1 से 3 साल तक के बच्चे को हम टोडलर कहते हैं। फ्रॉम 3 ईयर्स टू 6 ईयर्स, 3 से 6 साल तक के बच्चे को प्री स्कूल गोइंग चाइल्ड। दोस्तों यहाँ से मैं आप सभी को बता दूं, स्कूल से पहले मतलब प्री, ठीक है, तो स्कूल से पहले के जो बच्चे होते हैं वो आंगनबाड़ी में जाते हैं, तो इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, प्री स्कूल गोइंग चाइल्ड। ठीक है, एंड 6 to 12 ईयर्स, इनमें जो है बच्चे का 6 ईयर्स के जब होते हैं तो स्कूल में एडमिशन हो जाता है। इससे आप याद कर सकते हो स्कूल गोइंग चाइल्ड। एंड 12 से 18, ठीक है, तो ये जो है हमारा एडोलेसेंट में आ जाएगा। एंड एबव 18 ईयर्स ये एडल्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका 7 स्टेज कंप्लीट हो चुका है।
बढ़ते हैं नीचे की ओर, देख लीजिए नीचे जो है हमारा यहाँ पे कैरेक्टर बताया गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या क्या कैरेक्टर है। तो ये फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ एंड सोशल ग्रोथ, जिसे हम हिंदी में शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ। तो आगे जो है हमारा ये फिजिकल ग्रोथ क्या है, इसमें ये बताया सारा दोस्तों। तो फिजिकल ग्रोथ हम लोग जानते हैं, यानी कि उम्र के हिसाब से बच्चों में, जैसे कि आकार में लंबाई, चौड़ाई और वेट, वजन का, अंगों का बदलना, बढ़ना, तो इस प्रकार जो है इसको हम फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, यानी कि देखने से जो ग्रोथ बढ़ता है, बॉडी का जो ग्रोथ बढ़ता है, ठीक है, लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई बढ़ता है, मोटा हो जाता है, ठीक है, वेट बढ़ता है, तो इसको हम फिजिकल ग्रोथ कहते हैं। लेकिन यही मेंटल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मेंटल यानी दिमागी रूप से, मानसिक रूप से, तो इसको उम्र के हिसाब से बच्चों में जो है मानसिक विकार, यानी कि सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता का विकास जब हो जाता है, तो उसके साथ ही अगर भाषा का विकास होता है तो उसे हम मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। ये आई होप कि आप सभी का क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो है इमोशनल डेवलपमेंट, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी यानी कि इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है, तो ये जो है उम्र के हिसाब से जब बच्चों में अपनी भावना, यानी कि हैप्पीनेस, सैडनेस, यानी कि खुशी, तकलीफ को अपने आचरण से व्यक्त करते हैं, तो उसे हम भावनात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया आप लोग। अब जो है फोर्थ डेवलपमेंट जो है हमारा, ये है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सोशल यानी कि सामाजिक, जैसा बच्चा आपके घर के बगल वाला समाज को देखेगा वैसा ही करेगा, यानी कि बढ़ते हुए उम्र के हिसाब से बच्चों में अपने आसपास के माहौल के अनुसार जो आचरण, व्यवहार, दुर्व्यवहार जो भी हो वो व्यक्त करता है, तो उसे हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब सोशल डेवलपमेंट का आप सभी को एग्जाम्पल मैं दे दूं, जैसे कि बगल वाला बच्चा कोई उसका साथी बदमाश है तो वो उसी के रंग में ढलेगा, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे बच्चों के साथ रहने के लिए संस्कार दोगे तो वो अच्छे बच्चों के साथ रहेगा। तो इस प्रकार बाकी यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आप सभी को जो है यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये देख लीजिए, यानी कि डेवलपमेंट का पिछला यहाँ पे जो हम लोग जाने थे, ये हम लोग का था डेवलपमेंट, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, और ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है। तो बच्चों में कार्य कुशलता, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, वृद्धि, विकास को जो है हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग जितने भी हैं यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, इसको देख लेते हैं। यानी कि वृद्धि विकास को जो है कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करता है, ठीक है। तो वृद्धि विकास को यहाँ पे हेरिडिटी, ठीक है, यानी कि उसका पूर्वजन्म, उनके माता पिता किस प्रकार के थे, उसके साथ इन्वायरमेंट एंड अदर जो है फैक्टर्स, ये भी हो सकते हैं। तो हेरिडिटरी को बाद में देखते हैं, फिलहाल यहाँ पे हम इन्वायरमेंट को देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंटल में जो है यहाँ पे देख लीजिए, इन्वायरमेंटल में क्या कह रहा है कि प्री नेटल इन्वायरमेंट और पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट, यानी कि जन्म से पहले का इन्वायरमेंट और जन्म के बाद का इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जन्म से पहले का जो इन्वायरमेंट है प्री नेटल, ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, इसके साथ है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, एंड यहाँ पे इन्फेक्शन, एंड यहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सो देख लीजिए, तो इन चार को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो है यहाँ पे पोस्ट नेटल में बताया गया है, इसमें भी न्यूट्रिशनल, इन्फेक्शन ऑफ यहाँ पर जो है इन्फेस्टेशन, ठीक है, इन्फेस्टेशन, एंड यहाँ पे ट्रॉमा। तो ये देख लीजिए, इतने सारे जो है फैक्टर्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। अब ये किस प्रकार है इस पे हम आगे बात करेंगे, फिलहाल अदर फैक्टर्स में देख लीजिए, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक, कल्चर एंड इमोशनल। तो इस प्रकार हम चलते हैं, हेरिडिटरी को डिफाइन करते हैं, हेरिडिटरी में क्या होता है ये जान लेते हैं।
तो हेरिडिटरी में जो है पारिवारिक गुण यानी कि जीन के द्वारा संतान को मिलते हैं, जिससे कि संतान में उसके गुण दिखाई देते हैं। यानी कि माता पिता का गुण, दादा दादी का गुण जो है अगर बच्चों में दिखाई देता है तो उसे हम हेरिडिटरी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों में शारीरिक वृद्धि, जैसे कि आंखों का रंग, अगर पिता का आंखों का रंग भूरा है तो उसके बच्चे का भी आंखों का रंग भूरा होगा, तो ये हमारा हेरिडिटरी में ऐसा आएगा। त्वचा का रंग, यानी कि माँ का रंग काला है, सांवला है, तो बच्चों का भी रंग उसी ढंग का आ जाता है। ये देख लीजिए। अब उसका प्रजाति देख लेते हैं। रेस, यानी कि विभिन्न रेस में, विभिन्न प्रजाति में बच्चों में वृद्धि व विकास अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि इंडियन, यहाँ पे अफ्रीकन, अमेरिकन, जापानीज, एटीसी जितने भी है वो अलग अलग दिखाई देता है। यानी कि सब तरह के लोग जो है अलग अलग होते हैं। अब ये सेक्स जो है ये प्यूबर्टी के बाद लड़के लड़कियों से अधिक लंबे और वजन होता है। यानी कि लड़के का जो वजन होता है ये लड़कियों से अधिक व लंबे वजन होता है। ये देख लीजिए कब, तो प्यूबर्टी के बाद। और जन्म से पहले, यानी कि प्यूबर्टी से पहले क्या रहती है, तो लड़कियां रहती है, और प्यूबर्टी जैसे ही लड़कों में आता है तो वो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाता है। अब जेनेटिक डिफेक्ट्स जो है यानी कि अनुवांशिकीय विकार, तो इसको हम लोग देखते हैं। अनुवांशिकीय विकार में जो आ जा रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कई जेनेटिक डिफेक्ट जो है यहाँ पे प्रभावित होते हैं, और माता पिता से बच्चों में यहाँ पे गंभीर बीमारियां जीन के द्वारा भी होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। यानी कि ग्रोथ डेवलपमेंट कई जेनेटिक डिफेक्ट से प्रभावित होते हैं, और माता पिता से बच्चों में कई गंभीर बीमारियां द्वारा आ जाते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। अब मैं आप सभी को बताऊंगी डाउन सिंड्रोम में बढ़ जाता है क्रोमोसोम या घट जाता है। आप सभी को नाम से पता चल रहा होगा, डाउन, डाउन मतलब घटना, लेकिन यहाँ पे एक सिंड्रोम जो है एक क्रोमोसोम की वृद्धि होती है, प्लस होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अपोजिट वे में याद रखेंगे। चलते हैं, देख लेते हैं इन्वायरमेंट जो है हमारा प्रीनेटल फैक्टर इन्वायरमेंट का। तो प्रीनेटल फैक्टर में आ रहा है दोस्तों न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले जो है, प्रेगनेंसी से के समय, ठीक है, यहाँ पे प्रीनेटल है, प्रेगनेंसी के समय महिला को पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। अगर वो नहीं मिलता है तो वही डिफिशियंसी हो जाता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। यानी कि जो गर्भवती महिला संतुलित आहार, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स आदि नहीं लिए तो उसका जो है कुपोषण का शिकार हो सकता है। जो आपको जो है न्यूट्रिशनल डाइट चाहिए, अगर आप नहीं लेते हो तो आपके बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर में, ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से भी बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रभाव होता है, जैसे कि बार बार एबॉर्शन होना। ठीक है, अगर कोई माता अपना बार बार एबॉर्शन करवाती है तो भी बच्चों में कोई डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। तो इस डिसऑर्डर को ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर कहते हैं। फिलहाल संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन को देखते हैं। यानी कि दोस्तों संक्रमण, प्रेगनेंसी के दौरान संक्रमण होना भ्रूण पर प्रभावित करता है, जैसे कि इन्फेक्शन से टॉर्च। ठीक है, टॉर्च यानी कि इसका आप लोग अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया जा रहा है टोक्साप्लाज्मोसिस रूबेला साइटोमेगालोवायरस एंड यहाँ पे हर्फ सिम्पैक्स यहाँ पे सिफिलिस। ठीक है, तो ये जो है ये हेपेटाइटिस बी एंड HIV इन सब में आ जाते हैं, इसको देख लीजिए। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमारे क्या है ये देखना है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है दोस्तों, ये अगर गर्भवती महिला को डायबिटीज मेलाइटस है तो उसके बच्चों में जो है यहाँ पर प्रभावित करता है। और ये क्या प्रभावित करता है ये देख लीजिए। बच्चों में जो है बार बार क्या करते हैं प्रभावित, तो ये ग्रोथ में प्रभावित करते हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस को भ्रूण बड़ा होंगे तो इस प्रकार जो है, और डायबिटीज मेलाइटस जो भी होंगे तो उसका जो है यहाँ पे बड़ा हो जाएगा आकार। यहाँ पे बता दिया गया आप लोग को लार्ज साइज ऑफ फीटस। इस प्रकार दोस्तों आप सभी को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि
जब एक माता को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसका जो भ्रूण बड़ा होंगे, छोटा होंगे, परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि सामान्य रहेगा, या इनमें से सभी इनमें से कोई। तो इस प्रकार आप सभी को इन सब छोटे छोटे पॉइंट को कवर करते हुए चलना है, तभी आप सभी का जो है कुछ क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है पोस्ट नेटल फैक्टर जो है हमारा प्री नेटल के बाद देख लीजिए पोस्ट नेटल, यानी कि आप सभी का जो है देख लीजिए पोस्ट नेटल नाम से ही पता चल रहा है, प्री नेटल था वो, ये पोस्ट नेटल। तो ये न्यूट्रिशनल यानी कि जन्म के बाद यानी कि पोस्ट नेटल। तो अगर बच्चों में जन्म के बाद अगर बच्चों में कुपोषण का शिकार है तो उसकी वजह से बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। ये देख लीजिए, ये हमारा न्यूट्रिशन में आ गया। और यहाँ पर जो है इन्फेक्शन, ठीक है, लगातार या बार बार डायरिया, रिस्पिरेशन ट्रैक्ट और इन्फेक्शन, कृमि, ठीक है, इन सब होने से बच्चों में ग्रोथ को प्रभावित करता है। बार बार अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसका जो है ये सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। अब देख लीजिए हमारा ट्रॉमा यानी कि इंजुरी, ठीक है, इंजुरी। तो ये जो है फ्रैक्चर, ब्रेन इंजुरी, ऐसे इंजरी होने पर बच्चों में वृद्धि और विकास में प्रभाव होता है। अगर किसी का इंजरी होता है, ब्रेन इंजरी होता है, फ्रैक्चर होता है, तो इस प्रकार वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाता है। और अदर फैक्टर्स क्या है हमारे वृद्धि और विकास का, तो ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देख लीजिए। आर्थिक रूप से जितने कमजोर परिवार के बच्चे की वृद्धि एवं विकास सही नहीं हो पाता है, उसका आर्थिक विपन्नता के कारण बच्चों को उचित संतुलित आहार से बचे रहना पड़ता है। तो इस प्रकार ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों में वृद्धि और विकास सही नहीं हो पाता है, और उसे आर्थिक विपन्नता के कारण बच्चों को उचित संतुलित आहार से बचे रहना पड़ता है। तो इस प्रकार जो अगर कोई माता पिता को उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है तो उसका वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है। और ये हमारा कल्चरल फैक्टर, ठीक है, कम्युनिटी समुदाय में बच्चों का पालन पोषण और फीडिंग यहाँ पर जो है देख लीजिए यहाँ पर जो है दिखाया गया आप लोग को संस्कृति यानी कि कल्चर को प्रभावित करता है। अगर कोई माता फीडिंग अपने बच्चे को नहीं करवाती है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है फैक्ट उत्पन्न करता है, ठीक है, यानी कि कुछ कल्चर जैसे कि टोबैको संस्कृति और जितने भी ये खाने वाले पदार्थ का सेवन करते हैं तो उनके भी खिलाफ है, ठीक है। अगर कोई माता यहाँ पर जो टोबैको वगैरह सेवन करती हैं तो उनके भी बच्चों पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत ही बड़ा असर करता है। चलते हैं इमोशनल फैक्टर जो है हमारा बच्चों में रहन सहन, घर की हालत, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो अगर माता पिता जो है अगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो वो देखकर बच्चों के रहन सहन को, माइंड को प्रभावित करता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार इसका एंजाइटी वगैरह जो है, एंजाइटी के साथ जो है इनसिक्योरिटी, इमोशनल सपोर्ट ना मिलना भी बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट करता है। यानी कि कोई माता पिता आपस में लड़ रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि माता पिता आपस में लड़ने के बाद बच्चे को प्यार करने आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको उस पे ना ही कोई सिक्योरिटी रहेगा, उसे एंजाइटी उत्पन्न होगा, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करेगा, दिक्कतें उत्पन्न करेगी। फिलहाल यहाँ पे आप सभी को एक फिगर दिखाया गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप सभी को आ सकता है कि पोस्टेरियर फ्रंटनेल वगैरह पे मैं यहाँ पे प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, एनएसएम वगैरह का, वो सबको अगर पलट के देखें तो पोस्टेरियर फ्रंटनेल वगैरह पे जो है बहुत ही ज़्यादा आ चुका है। यहाँ पे सजाइटल सूचर, यहाँ पे सारा सूचर्स को दिखाया गया, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप सभी का पोस्टेरियर फ्रंटनेल कहाँ है, तो ये सब देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल नर्सिंग की दुनिया ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। फिलहाल यहाँ पे क्लास आप सभी को करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि पीडीएफ से होता है, पीडीएफ बताते बताते कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया जाता है। सो इस प्रकार आप सभी को जरूर कवर करना है, ठीक है दोस्तों।
तो कैसा लगा आज का क्लास? होप सो कि आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप सभी का डिमांड भी था कि इस प्रकार का क्लास आप सभी को चाहिए। ठीक है, तो आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप सब्जेक्टिव कर लेते हो, ठीक है, तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी नोट्स को बहुत ही अच्छे से बताया गया है, अच्छे से क्लियर किया गया है, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, आप सभी अगर थोड़ा सा भी मेहनत करते हो दोस्तों, तो आई एम श्योर कि 10,709 में आप लोग अपना यहाँ पे सीट एक जरूर फिक्स कर लोगे। 10,709 में अगर ये वीडियो अगर आपके पास पहुँचता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और लोगों को बताएं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप हमारे लिए भी थोड़ा सा मेहनत करें। सो गाइस, काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो वीडियो नहीं आ पा रही थी, आई एम रियली वेरी सॉरी। बहुत ही जल्द आप सभी को पता चल जाएगा कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। अब आप सभी का क्लास रेगुलर जैसे चलता था वैसे ही चलेगा, और अब मेरी कोशिश रहेगी कि 2 टाइम चले, एक टाइम सब्जेक्टिव और दूसरा टाइम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सीबीटी का जैसे आप सभी का पैटर्न आएगा उसी बेस पे एक टाइम ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाए। अगर आप दोनों टाइम क्लास करने के लिए रेडी हो तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 2 टाइम क्लास लूँगी। क्लास कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब सभी को क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगा, समझ आया नहीं आया, क्योंकि आपका एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोटिवेशन देता है। क्लास अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। बाय बाय।